हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। आ गया है आप सभी लोगों के लिए एक नया प्लान और नया सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ज्योग्राफी क्लास नंबर 8। साथियों, क्लास नंबर 8 ज्योग्राफी में आज हम लोग कुछ रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पासेस के बारे में पढ़ा होगा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा होगा, रेंजेस के बारे में पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत आप लोगों ने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा होगा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक के साथ एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बीच में लेके आया हूं। तो ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है वो है रिवर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो सो प्लीज सभी लोग वही फटाफट लाइव आ जाएंगे और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों में। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आज हमारे क्लास नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है वो कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं। अरे भैया, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखना, अगर मैं गंगा की बात करता हूं तो इसे कहा जाता है भागीरथी। भागीरथी दो जगह कहा जाता है। एक तो इसको कहा जाता है उत्तराखंड में, ध्यान रखना, और दूसरा इसे कहा जाता है बंगाल में। और बंगाल में कहाँ? फरक्का में। ठीक है। और भागीरथी को गंगा कहा जाता है कहाँ? देवप्रयाग में। ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। और इसी गंगा को कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। और ये कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है साथियों, कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। साथियों, एक बात का और ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, महागंगा या इसे कहेंगे महाबेली गंगा। ध्यान रखना, महागंगा या महाबेली गंगा अगर आप देखेंगे तो ये महागंगा या महाबेली गंगा ये श्रीलंका में है। कहाँ है? ये है श्रीलंका में। ध्यान रखना इस बात का। भागीरथी को गंगा कहते हैं, पद्मा। मेघना क्या है? मेघना क्या है ये भी आपके कहाँ है? बांग्लादेश में है। और ये दरअसल क्या है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जब नदियां आपस में मिलकर बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, ध्यान रखना, संयुक्त धारा जो होती है मिलकर जब बहती हैं तो उन्हें मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलके बहती हैं तो उन्हें मेघना कहा जाता है। कहाँ पे मेघना कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है। यहीं पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। ध्यान रखना, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। यानी लैंड ऑफ रिवर्स कंट्री जो है वो कौन है? बांग्लादेश है। तो साथियों, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। आइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुंदरबन डेल्टा। बाबू, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि सुंदरबन डेल्टा जो है इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? तो साथियों, एक बात का ध्यान रखना, सुंदरबन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पाया जाता है सुंदरी नामक वृक्ष। ध्यान रखना, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में क्या होते हैं? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ध्यान रखना। और ये मैंग्रोव वनस्पति कहाँ होती है? ये दलदल स्थान पे होती है। दलदल में उगती है। दलदल में उगती है और क्या करती है? मिट्टी के कटाव को रोकती है। ध्यान रखना, मिट्टी के कटाव को रोकती है। मिट्टी के कटाव को रोकती है। ध्यान रखना, मिट्टी के कटाव को रोकती है मैंग्रोव वनस्पति। ध्यान रखना, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। ध्यान रखना। और दूसरा रामसर स्थल है क्योंकि भारत का पहला रामसर स्थल क्या है? चिलिका झील। और दूसरा जो है सुंदरबन डेल्टा। और सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो आपका कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। तो ये बात ध्यान रखना, सुंदरी नामक पेड़ की वजह से इसका नाम सुंदरबन पड़ा हुआ है। और सुंदरबन साथियों ये क्या है? आपका एक नेशनल पार्क भी है। आप सब लोग जानते हैं, टाइगर सेंचुरी भी है। और साथियों ये डेल्टा बनता है
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। सुंदरबन डेल्टा का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, बंगाल और प्लस बांग्लादेश, ध्यान रखना बंगाल प्लस बांग्लादेश, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या है, ये बंगाल में है यानी भारत में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि गंगा के जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का मतलब होता है एलुवियल सॉइल, ध्यान रखना जलोढ़ मृदा। अगर आपसे पूछे कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कितनी है, तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो कितना है, लगभग 44% के आसपास है, लगभग 44% के आसपास है। यह जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है, नदियों द्वारा लाए गए अक्षेप से इन मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, ये नदियां कब से बह रही हैं भाई, हजारों साल से बह रही हैं। अब हजारों साल से बह रही हैं तो हजारों साल से क्या बना रही हैं, मिट्टी बना रही हैं। अब मिट्टी के ऊपर क्या है, फिर बाढ़ आया, फिर परत चढ़ गई, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, ऐसे बढ़ते 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 क्या हो गया होगा, एक मिट्टी ऐसी भी होगी जो बहुत नीचे होगी, और वो क्या है, पुरानी मिट्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, पुरानी मिट्टी होती है, एक पुरानी जलोढ़ होती है, और पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है बांगर, बांगर। और ये बांगर कहाँ है, नीचे है, बांगर कहाँ है, नीचे है। कितना नीचे है, 5 से लेके 7 किलोमीटर नीचे है, 5 से लेके 7 किलोमीटर तक नीचे है। तो मीटर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 6000 मीटर के आसपास, ठीक है ना। और यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए बांगर मिट्टी बाढ़ से परे है, इस बात का ध्यान रखना, बांगर मिट्टी बाढ़ से परे है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लूँ, जैसे ये एक नदी है, नदी में बाढ़ आएगा तो यहाँ मैदानी इलाके में ये पानी भरेगा। अब यहाँ जब पानी भरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिट्टी का एक सिल्ट जमा हो जाएगा। यहाँ पे जो पहले मिट्टी थी उसके ऊपर फिर मिट्टी आ जाएगी, फिर इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, फिर इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, ऐसे ऐसे उसके ऊपर मिट्टी की परत बढ़ती हुई चली जाएगी। अब जो पहले मिट्टी की परत थी वो क्या हो जाएगी, पुरानी, और जो नई मिट्टी कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी खादर। क्या कहलाएगी, खादर। नई मिट्टी खादर, पुरानी मिट्टी बांगर। ठीक है, और बांगर कहाँ है, नीचे। ओके, आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। सूची को मिलाना है, सूची को मिलाना है। बाबू देखो, एक है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, एक है संतोपथ ग्लेशियर, संतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर, यहां से रिवर निकलती है भागीरथी, देख लीजिए यहां से निकलती है भागीरथी, यहां बीच में पड़ता है केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक है, यहां से रिवर निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी। संतोपथ में यहां पे है बद्रीनाथ, यहीं से रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा, इसको क्या बोलते हैं, अलकनंदा, ध्यान रखना अलकनंदा। ठीक है, अब ये अलकनंदा ऐसे आकर के ये भागीरथी में मिलती है। देखो अलकनंदा भागीरथी में मिलती है, जहां मिलती है ये कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है, देवप्रयाग। मंदाकिनी रिवर देखिए, मंदाकिनी रिवर यहां से होते हुए आकर के यहां मिलती है, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहां से एक रिवर आकर के अलकनंदा में मिलती है, इसका नाम क्या है, धौली गंगा, धौली गंगा। अब धौली गंगा जहां मिलती है जगह का नाम क्या है, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इसके बाद एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, ये मिलती है नंदप्रयाग में। फिर एक नदी और आकर के इससे मिलती है, इसका नाम है पिंडार, पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में। ठीक है, और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा आके मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी से। यहीं से ये जब आगे बढ़ती है तो यहीं पर इसका नाम हो जाता है गंगा, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ से आप मैच कर लो, देवप्रयाग कहाँ पे है, देवप्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी पे। ठीक है, ओके। कर्णप्रयाग कहाँ है, कर्णप्रयाग ये है डी का 3, तो सी का 3। ठीक है, सी का 3 कहाँ है, यहाँ है। ठीक, और डी का 1 ये है आपका। ठीक है, मैच कर गया। इसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी आ जाएगी, बी का 4, बी का 4 कहाँ है, बी का 4 ये। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, आंसर अलकनंदा, क्लियर। केदारनाथ किस किनारे है, मंदाकिनी, क्लियर।
अलकनंदा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? संतोपत, क्लियर। भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, क्लियर, ओके। अगला पॉइंट, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? ये देखिए, भागीरथी और अलकनंदा, आपको अभी प्रीवियस पॉइंट में आपको यही बताया था, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं कहां पे? रुद्रप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में कौन मिलती है? धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, ठीक है। कर्णप्रयाग में आप आ जाएंगे अलकनंदा प्लस पिंडार, सारी नदियां आके अलकनंदा में मिलती हैं। देवप्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है, इस तरीके से ये मिलती है, ओके। हाँ, ये पंचप्रयाग बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में है, और इन सब में सबसे बड़ा प्रयाग कौन सा है? प्रयागराज, इलाहाबाद में, ठीक है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियां मिलती हैं, इसलिए प्रयागराज को हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर है? ये देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था, तो बाबू बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ जो है वो कहाँ है? अलकनंदा। केदारनाथ भी आपसे पूछेगा, केदारनाथ भी आपसे पूछेगा, तो कहाँ है? मंदाकिनी, क्लियर हुई बात यहाँ पे। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कहाँ है? गंगा के किनारे, बोलो, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो भैया मेरे अलकनंदा, ध्यान रखना यहाँ पे, अलकनंदा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आ जाइए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी क्या है? वाह या प्रवाह या बड़ी? द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भैया मेरे गंगा है। कैसे गंगा है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 5 राज्य में बहती है, ठीक है। इसका क्षेत्र 11 राज्य में है, इसका अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र 11 राज्य में है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 5 राज्य। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा, ध्यान रखना, गंगा सबसे बड़ी हो जाएगी। दक्षिण भारत का पूछेगा तो गोदावरी। अगला प्रश्न आ जाइए, भागीरथी नदी निकलती है, ध्यान रखना, भागीरथी को ही हम क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, मेरी बात समझना। ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के ये पानी इकट्ठा होता है गोमुख, और गोमुख से निकलती है भागीरथी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? गोमुख। क्या होगा? गोमुख। क्योंकि एक बात मुझे बताओ, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो उसका पानी कहीं इकट्ठा होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ग्लेशियर में पाइप लगा हुआ है, वो पानी सड़क के सीधे नदी बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वो पानी मेल्ट होके ग्लेशियर से नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद फिर वो एक रिवर की तरीके से आगे निकलेगा। तो वो जो ग्लेशियर है दैट इज गंगोत्री, और वो जो पानी मेल्ट होके नीचे आ रहा है, जहां पे स्टोर होकर के आगे बढ़ रहा है, दैट इज गोमुख। तो जो निकल रही है रिवर, वो गोमुख से निकल रही है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अगर ग्लेशियर पूछेगा तो गंगोत्री ग्लेशियर, ओरिजिन पॉइंट पूछेगा तो गोमुख। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना, ध्यान रखना, यमुना जो है ये कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां से? बंदरपुंछ, बंदरपुंछ उत्तराखंड से, ठीक है। हाँ, सहायक नदी कौन सी नहीं है? बेतवा तो है ही है, हमीरपुर में मिलती है, चंबल इटावा में मिलती है, हमीरपुर इटावा, ठीक है।
आपकी केन भी आपकी मिलती है बांदा साइड में, ठीक है। रामगंगा नहीं मिलती है, रामगंगा गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक। और ये कहाँ मिलती है? कन्नौज में, कन्नौज में गंगा से मिलती है, ध्यान रखना, रामगंगा, ठीक है। हाँ ओके, आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखें, अब अगर मैं मान लीजिए यहां से यमुना रिवर को फ्लो करूं ऐसे, यह है यमुना, यमुना की सहायक में कौन कौन सा दिया है? बेतवा, केन, सिंध, चंबल। अच्छा, तो चंबल नदी यहां से निकल के मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान जाती है, राजस्थान से यूटर्न लेती है और इटावा के पास जाके यमुना से मिल जाती है। क्लियर है? ओके। ये हो जाती है चंबल। चंबल के बाद सिंध मिलती है। अच्छा, चंबल के बाद क्या मिलती है? सिंध मिलती है, ठीक है। चंबल के बाद सिंध मिलती है, ठीक है। इटावा और हमीरपुर के बीच में, ठीक है, सिंध मिलती है, ठीक है। ओके ओके, सिंध मिलती है, हाँ ठीक है। और इसके बाद फिर बेतवा, बेतवा मिलती है, यहाँ विंध्य पहाड़ी से निकलती है बेतवा, हमीरपुर में मिलती है, बेतवा हो जाएगी। केन सबसे लास्ट में मिलती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4312, 4312 ये हो जाएगा आपका, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। सबसे बेस्ट चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, ठीक है। ओके, सही है। ओके, हालांकि अब सब लोग जानते हैं ना, बेतवा केन लिंक किया जा रहा है, नदी को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बेतवा में पानी नहीं होता है तो केन को जोड़ा जा रहा है, इससे पानी उपलब्ध हो सके उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? साथियों, चंबल जो है, चंबल जो है ये 3 राज्यों में बहती है, ध्यान रखना, ठीक है। छिप्रा इसकी सहायक है, काली सिंध है, बेतवा है, लेकिन पार्वती नहीं है। एक मिनट, पार्वती है, बेतवा नहीं है। बेतवा यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है। इसी पर बना हुआ है राजघाट बांध, राजघाट बांध, माता टीला बांध, परीक्षा बांध, है ना। ये सारे डैम बने हुए हैं इस नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना। रानी लक्ष्मीबाई डैम भी है, रानी लक्ष्मीबाई डैम भी है इस पे, ध्यान रखना इस बात का, बेतवा पे। और ये माता टीला राजा घाट बांध जो है ना, ये एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। परीक्षा डैम जो है वो आपके कहाँ पे है? कहाँ पे है परीक्षा डैम? झांसी में है, क्योंकि झांसी में एक शहर कस्बा है परीक्षा। आपसे पूछ रहा है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा अरावली से तो नहीं निकलती, अरावली से निकलती है लूनी, ध्यान रखना, लूनी रिवर निकलती है अरावली से। साबरमती निकलती है अरावली से। सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है आपकी ताप्ती, ध्यान रखना, क्या निकलती है? ताप्ती रिवर निकलती है सतपुड़ा से। पश्चिमी घाट से निकलती है गोदावरी, कृष्णा, लेकिन गोदावरी मैदानी इलाके से निकलती है, गोदावरी को लेके कंफ्यूजन है, तो गोदावरी ना ही लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, वैगई, शरावती, ठीक है, मांडवी, है ना, ये पश्चिमी घाट से। बेतवा निकलती है विंध्यन पहाड़ी से। विंध्यन का मतलब क्या होता है? विंध्याचल, ध्यान रखना, विंध्याचल, विंध्याचल, ध्यान रखना इस बात का, विंध्यन पहाड़ी मतलब विंध्याचल से निकलती है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण करने की जो क्षमता है, अपवाह तंत्र है, वो सबसे ज्यादा किसकी है?
तो भैया सिंपल सी बात है, जो नदी सबसे लंबी होगी उसी के अंदर जल ग्रहण करने की क्षमता होगी। अगर महानंदा की बात करूं तो ये निकलती नेपाल बिहार बंगाल बांग्लादेश, यहां बहती है। लगभग इसका देखेंगे तो 350 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई हो जाती है, ज्यादा लंबाई नहीं है इसकी। रामगंगा की लगभग 560 के आसपास है, गंडक की लगभग 470 के आसपास है, सोन नदी लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? सोन नदी। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा की सहायक है, आकर के गंगा में मिल जाती है दानापुर पटना में। ठीक है, ओके, दानापुर पटना में ये गंगा से मिल जाती है। कह रहा है क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? साथियों, अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा 28 जिले इसके यूपी में हैं, और बिहार में आपसे पूछे तो इसके हैं 12 जिले, और यहीं झारखंड से पूछा जाए तो आप बोलेंगे साथियों 1 जिला, और वो 1 जिला कौन सा है? साहबगंज जो है वो गंगा के किनारे है, और बिहार के कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। उनमें कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे छपरा हो जाता है, भागलपुर हो जाता है, पटना हो जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ शहर हो जाते हैं। ठीक है, समस्तीपुर भी हो जाते हैं, जैसे ये आपके गंगा के किनारे हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है? बाबू, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी लिख लीजिए, क्योंकि गंगा की चौड़ाई और लंबाई सबसे ज्यादा बिहार में है, और बिहार में पटना में है, ध्यान रखना। अगर सिंपल पूछे कि गंगा की लंबाई किस राज्य में ज्यादा है, तो बाबू लंबाई राज्य में यूपी में ज्यादा है, 1140 किलोमीटर लंबाई है, ध्यान रखना। अब अगर चौड़ाई की बात करूं बाबू, तो चौड़ाई गंगा की हो जाती है 3 किलोमीटर, और ये कहां हो जाती है? पटना में। यानी गंगा नदी लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है, कहां? पटना में। सोचिए कितनी चौड़ाई होगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि पटना थोड़ा सा नीचे भी पड़ता है और एकदम बिल्कुल मैदानी इलाका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी तो आती है, सोनभद्र यूपी में बहती है। ठीक है, हिंडन आपके मेरठ गाजियाबाद में बहती है, ये भी आपका यूपी का है, ये भी आपका यूपी का है। गंडक महाराजगंज है ना, महाराजगंज और कुशीनगर में बहती है, ये भी आपके यूपी में है। शारदा नहीं है साथियों, शारदा जो है ये नेपाल और उत्तराखंड में बहती है। ये किसकी सहायक है? ये घाघरा बोले तो सरयू में मिल जाती है। ठीक है, शारदा नदी को ही हम क्या कहते हैं? काली कहते हैं, महाकाली कहते हैं। ठीक है, ये नेपाल और भारत के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक, ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहे हैं तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह क्या है? जल्दी से आंसर करिए भैया, जल्दी से आंसर करिए, कौन सा स्रोत है? फटाफट आंसर करिए। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए भाई, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है भाई, मानसरोवर लेक जो है वो तिब्बत में है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं जो भारत में आती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों हैं। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे बिल्कुल उपयुक्त, सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी मानसरोवर झील से निकलती हैं।
निम्नलिखित नदियों में विचार कीजिए। करिए विचार भैया, क्या दिक्कत आ रही है। बराक ठीक है, लोहित ठीक है, सुबनसिरी ठीक है, दो नदियां और लिख लो, मानस लिख लो, दिबांग लिख लो। ये सब के सब अरुणाचल प्रदेश से होकर बहते हैं। और भाई मेरे एक बात ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्या है ये? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना इस बात का। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मानस नदी किसकी उपनदी है या सहायक नदी है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कहाँ किसकी सहायक है? गोदावरी की नहीं है। गोदावरी की कौन कौन सहायक है? पेनगंगा, वाणगंगा, मंजरा, ये इसकी सहायक है। महानदी की एक सहायक नदी है तेल नदी, ठीक है। कृष्णा की है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, और भी तमाम नदियां हैं। तो मानस सहायक नदी किसकी हो जाती है? ब्रह्मपुत्र की। और ये कहां पे मिलती है? जाके असम में। कहां मिलती है? असम में, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सांगपो कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सांगपो कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सांगपो कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। भाई तिब्बत तो चीन में ही है। भारत, पाकिस्तान तो नहीं है, ठीक है। भूटान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब इसमें चीन देने के बाद कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि चीन भी है, तिब्बत भी है। तो इसमें तिब्बत को कंसीडर करेंगे। इन तीनों को लेके जाओ आप यहां पे। तिब्बत से निकलती है, फिर भारत और फिर बांग्लादेश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ओके, आ जाओ अगला पॉइंट, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए आपके लिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सब लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? देखिए फिर से आपसे पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं? इसमें 2-3 नाम और एक्स्ट्रा आपको दे दिए गए हैं। एक है दिबांग। बाबू एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका ब्रह्मपुत्र है ना, ये जो आपका ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहा जाता है। क्या? दिबांग कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दिबांग कहा जाता है। कामेंग भी सहायक है और लोहित भी सहायक है। इसके अलावा धनसिरी एक नदी है, वो भी जान लीजिएगा, वो भी सहायक है ब्रह्मपुत्र की। 1, 2, 3, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ओके, नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं में है? भैया ध्यान से सुनिए, ये मैप बन गया। यहाँ पे हमने बना लिया एक पहाड़ जिसका नाम हो गया आपका क्या? विंध्याचल। ये क्या हो गया? विंध्याचल। यहां से आ गया आपका क्या? अरावली। अब जो नदी है नर्मदा, वो यहाँ विंध्याचल से निकलती है और इस तरीके से यहाँ जाकर के गिरती है। तो 2 पहाड़ों के बीच में है। यहीं पर आप देखेंगे एक पहाड़ और है यहाँ पे, इसका नाम है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे से निकलती रिवर ताप्ती, ठीक है। ओके, तो सतपुड़ा क्या करती? नर्मदा और ताप्ती को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है।
लेकिन यहाँ सेपरेट करने की बात नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि नर्मदा जो है वो दो पहाड़ों के बीच में, तो एक पहाड़ अरावली, एक पहाड़ विंध्याचल, तो अरावली विंध्याचल कहीं ऑप्शन में है? कहीं ऑप्शन में है? हाँ है ऑप्शन में, ये है ऑप्शन में, लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दो, हो गया आपका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? भैया पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी ऐसी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? आपसे पूछ रहा है पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। अब फिर से आपके सामने आ गया, तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित कौन है? आपकी नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, ओके। क्योंकि शरावती कहाँ है? पश्चिमी घाट। साबरमती कहाँ है? अरावली से निकलती है। माही कहाँ है? ये आपके मध्य प्रदेश से निकलकर ये सीधे पहुंच जाती है कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो एक नहीं है बल्कि दो नदियां हैं, दो नदी है, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या खास बात है इन दो नदियों में डेल्टा नहीं बनाती हैं? ध्यान से सुनना, जो नदी होती है ना उसकी तीन अवस्था होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब आप कहेंगे सर ये क्या इंसान है क्या? इंसान है क्या जो इतने अवस्थाएं हो रही हैं? देखिए सुनिए, जब कोई नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या होती है? युवा। जब ये मैदान में आती है इसकी चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है, ये स्पीड कम हो जाती है, ये हो जाती है प्रौढ़। फिर मैदान से जब ये ऊपर जाने लगती है समंदर में मिलने के लिए, क्योंकि समंदर के किनारे वाला भाग ऊंचा होता है तो नदियों को ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है नदियों की कई करंट्स डिवाइड हो जाती हैं क्योंकि स्पीड बहुत कम होती है। तो ये बीच में क्या बन जाता है आपका? ये बीच में बन जाता है डेल्टा, और ये अवस्था होती है वृद्धा की, ये अवस्था होती है वृद्धा की। फिर जाते हुए नदी गिरती है समंदर में। लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्या है? हमेशा युवा होती हैं, क्योंकि ये ऐसी एरिया में बहती हैं जहाँ ढलान होता है। जहाँ क्या होता है? ढलान होता है। इन नदियों को ऊपर नहीं चढ़ना होता, ये ढलान पे बहती हैं। तो जब नदी ढलान पे बहेगी तो इसकी स्पीड हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब जब स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या ये नदी डेल्टा बनाएगी? अब ये डेल्टा क्या है? इसी नदी द्वारा जो मिट्टी पत्थर लाए गए वो आगे कैरी नहीं हो पाए, वो बीच बीच में इकट्ठा कर दिए गए। आप देखते होंगे तमाम नदियों में बीच बीच में बालू दिखता है, तो बालू क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ ढेर सारा गाद आके इकट्ठा हो गया है। ठीक है, और पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उसको धकेल के आगे कर सके, इसलिए जब कभी बाढ़ वगैरह आती है तो वो साफ़ हो जाता है। लेकिन जब बाढ़ आती है तब, क्लियर है? अब आप सोचो नर्मदा क्या है? ऊपर से नीचे आ रही है, तो जब ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, बोलो है ना? अब स्पीड ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी? कोई भी गाद इकट्ठा होने देगी? नहीं, धकेल के किनारे कर देगी। ठीक है, तो नर्मदा और तापी दो नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो भैया कौन सा है? तो यहाँ पे ज्वालामुखी मूल से है? नहीं, वायु मूल, रचनात्मक मूल है। रचनात्मक, हिमानी नहीं है। हिमानी मतलब ग्लेशियर नहीं है। क्या नर्मदा ग्लेशियर से निकलती है? नहीं। क्या नर्मदा के पास वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे? नहीं। तो नर्मदा निकलती कहाँ से है? संरचनात्मक घटना, ऐसी संरचनात्मक घटना वहां पे है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी? देखिए विभ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? जो नदी एकदम बिल्कुल मैदान को चीरते हुए, पहाड़ को चीरते हुए बनाकर वी आकार की घाटी बनाते हुए बहती हैं, उन्हीं को बोलते हैं विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी। जैसे गंगा वगैरह को देखना है तो सिंपल सी बात है, गंगा नदी को देखना है तो कैसे देखेंगे? गंगा के किनारे गए, सामने दिख गई गंगा जी। ठीक। नर्मदा को देखना है तो आपको ऐसे जाके झुक के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नर्मदा जब बह रही थी तो बहते बहते उन्होंने उस एरिया को काट दिया। अब वो नर्मदा का जो फ्लो है
इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने अपनी उस एरिया को काट के वो नीचे पहुंच गई। अब एक ज़माने में जो बगल वाला हिस्सा था वो दीवार की तरह ऊपर उठ गया है, वही है बिभ्रंश घाटी। तो बिभ्रंश घाटी वही नदियां बनाएंगी जो डेल्टा नहीं बनाएंगी, ध्यान रखना। जो नदी डेल्टा बनाएगी वो बिभ्रंश घाटी नहीं बनाएगी, और जो बिभ्रंश घाटी बनाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। ठीक है, ओके। तो तापी है, ध्यान रखना, बिभ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, एस्चुरी, ये वही नदियां बनाती हैं मेरे लाल जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो नर्मदा बेसिन का भाग रायपुर, बस्तर, कोरबा नहीं, राजानंदगांव। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नर्मदा नदी के किनारे ये विस्तृत शहडोल है, राजानंदगांव है, ध्यान रखना। और ये किस पहाड़ी का हिस्सा है? मैकाल पहाड़ी का हिस्सा है, ध्यान रखना। मैकाल पहाड़ी, इसका आधा पार्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसीलिए नर्मदा का जो ओरिजिन प्लेस है वो छत्तीसगढ़ माना जाता है। बहती बेसिक तौर पर मध्य प्रदेश में है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? पश्चिम का मतलब ये, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है, ठीक है। ताप्ती बहती है, ठीक है। राप्ती नहीं है। राप्ती कहाँ बहती है? गोरखपुर, गोरखपुर यूपी। ये बहती है कहाँ से? नेपाल से, यानी नॉर्थ टू साउथ। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ये लीजिए, पश्चिमी घाट आपका ये हो जाता है, गोदावरी निकल रही है, ताप्ती यहां से निकल रही है, ये हो जाएगी गोदावरी, ये हो जाएगी ताप्ती। नहीं, कावेरी यहां से है, कबाम्ब केरल में है, बिल्कुल ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ताप्ती कहां से निकलती है? बैतूल, बैतूल एमपी, ध्यान रखना, बैतूल एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक, ओके। ओके प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही बात करेंगे हम लोग, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ। क्लास कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।